हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा एक नया टॉपिक है। बीकॉम फाइनल ईयर का 6th सेमेस्टर है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। ये बुक हमारी वीके पब्लिकेशन के थ्रू है। इसके अंदर हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं। इन चैप्टर को मैं कवर करवाऊंगी विद इन 30 to 40 30 से 40 वीडियो के अंदर हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे है, क्या कुछ इसके अंदर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी की बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं और उनके अंदर 2 जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से थे। मतलब कि 4-5 बातें थी जो मैंने मेन बताई थी। उसका लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए उसको स्टार्टअप करने से पहले। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपने लेक्चर को। भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंट्रोडक्शन में देखिए आप क्या कहा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क। नॉर्मल सी बात है, देखो इंश्योरेंस क्या होता है। एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए सॉरी, और ये एक कंपनी है जिसका नाम हमने इंश्योरेंस रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप सेटअप करना होता है वो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इस फर्म के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे तो कोई एक दूसरी फर्म के कोई भी पर्सन किसी फर्म के पास नहीं जाता। कोई उसे बेनिफिट दिखता है, कोई भी उसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है, तभी कोई पर्सन उसके पास जाता है, ठीक है। तो आपको ही पता है कि आपकी जिंदगी जो है, आपका जो फ्यूचर है अनसर्टेन है। आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे, एक हमारा होता है सर्टेन, एक होता है हमारा अनसर्टेन। सर्टेन होता है जो निश्चित होता है, जो आपको पता होता है कि एक्चुअल में ऐसा होएगा, राइट। और अनसर्टेन ऐसा होता है जो अनिश्चित है, मतलब कि आपको नहीं पता कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। मतलब मे और मे नॉट की भी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा लाइफ का रहा, यह हमारे दूसरे फैक्टर है, मतलब कि जो हमारे जर्नल के अंदर आते हैं, जर्नल फैक्टर है। इनका जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इंश्योरेंस बोले तो मतलब कि अगर जो आप मान लो कि अब मैं आपको एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगर एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझा रही हूँ, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, ठीक है। आपने ना तो उसके रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस करवाया, मतलब कि रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं ली, ठीक है, ना किसी से संपर्क किया, और उसका हो गया एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के दौरान उसका 6 लाख का क्या है, नुकसान हो गया, मतलब कि डैमेज हो गई है। सो इस केस के अंदर क्या है, उसने किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, तो क्या है, उसे खुद की जो 6 लाख है खुद के पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। मतलब कि 10 लाख की पहले तो गाड़ी ली, उसके बाद 6 लाख का नुकसान हो गया, और वो 6 लाख उसे अपनी खुद की पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। मतलब टोटल कितने लाख की गाड़ी पड़ गई, 16 लाख की, राइट। अब दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, जिसने 10 लाख की ही गाड़ी ली, सेम गाड़ी ली थी, और उसने गाड़ी को खरीदते टाइम ही, आपको ही पता है जब कोई नई गाड़ी होती है, जब उसका हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो 5 साल का इंश्योरेंस करती है, ठीक है। अगर वो पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड है, तो उसका 1 साल या 2 साल मैक्सिमम होता है। अगर नई गाड़ी है तो 5 साल होता है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ठीक है। याद रखना इन पॉइंट्स को। उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। उसका नुकसान सेम हुआ, 6 लाख का डैमेज होगी उसकी गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या करेगी, जहां पर उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, जहां उन्होंने कुछ एक प्रीमियम फिलअप करके इंश्योरेंस करवाया था, तो उस प्रीमियम की हेल्प के कारण इंश्योरेंस कंपनी उसे 6 लाख का क्लेम देगी। मतलब जितना नुकसान हुआ है उतना उसे पैसा दे देगी, उसे कोई भी पैसा अपनी पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी तो 10 लाख का ही कंटिन्यू चलता रहेगा। परंतु इसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, कितने में जाके पड़ेगी, 16 में पड़ेगी, क्योंकि 6 लाख उसकी अपनी जेब से गई हैं। यहाँ पे जो 6 लाख है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिन्होंने उसके रिस्क उठाने का जिम्मा लिया था, उसे कहते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी। जहां पर कोई पर्सन अपनी जिंदगी का, अपने व्हीकल का, अपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाता है, वहां उसे रिलीफ मिलती है। कोई भी रिस्क फैक्टर उसे सर्टेन कर लिया जाता है, ठीक है। होनी को नहीं टाल सकते, पर जो होनी हुई है उसका क्लेम जो है, उसका जो नुकसान की भरपाई जो है, आप उस कंपनी से कर सकते हैं।
इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो चैप्टर बहुत ईजी है। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क लाइक द डेथ, एक्सीडेंट, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, हमारे जिंदगी को प्रभावित करने के लिए ये फैक्टर है, नुकसान देने वाले फैक्टर हैं, जिसके कारण जो ह्यूमन की जो लाइफ है फुल ऑफ अनसर्टेन है, पूरी तरह से अनिश्चित है। सो इसी कारण इस अनसर्टेन को, इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए इसका क्या आंसर है, हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ठीक है, इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, अनसर्टेन करने के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और इंश्योरेंस क्या है, एक पूल ऑफ फंड है जो क्रिएट किया जाता है एक पर्सन के थ्रू एक्सपोज टू द सिमिलर टाइप ऑफ द रिस्क। अपने रिस्क को कम करने के लिए, मतलब कि जो हमारा 6 लाख का नुकसान हुआ था, वो 6 लाख का नुकसान की भरपाई ऐसे तो कोई करेगा नहीं, आपने पहले स्टार्टिंग में उसका कुछ एक अमाउंट प्रीमियम पे ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है, तो पुल ऑफ फंड मतलब कि एक छोटा सा फंड जो है, अमाउंट है जो है, उसकी पेमेंट करने के बाद जितने टाइम तक उसकी ड्यूरेशन, अगर नई गाड़ी है तो 5 साल तक, अगर पुरानी गाड़ी है तो 1 से या फिर 2 साल तक, उसका रिस्क कौन उठाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और डेट जाने के बाद आपको फिर दोबारा से उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। सो आपको भी पता है जो इंश्योरेंस कहाँ होता है, इंश्योरेंस कंपनी में होता है। और इंश्योरेंस कंपनी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, आपकी बुक में नहीं है तो मैंने लिख भी रखा है, एक्ट 1938 के अंदर। और इसके समथिंग कुछ प्रिंसिपल हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ इतना खास नहीं है, जब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस करेंगे तो उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सो इस चैप्टर को थोड़ा सा यहाँ से स्किप करते हैं। अब सीधी बात करते हैं, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस इज द रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। एक इंश्योरेंस क्या है, जो भी आपको रिस्क होता है ना, यहाँ पे मिस्टर ए को रिस्क हुआ था, ए को लॉस हुआ था, बी को सॉरी, यहाँ पे मिस्टर ए ने तो क्या किया था, अपने ही पॉकेट से उसने सारा क्लेम खुद रिसीव किया था, जिसके कारण उसकी गाड़ी का जो रेट है 16 लाख का पड़ गया था। और यहाँ पे मिस्टर बी था जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था, 6 लाख का जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था। राइट, किसने दिया था? इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है रिस्क को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। ठीक है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ द पोटेंशियल लॉस। अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, पोटेंशियल लॉस हो जाता है, इसको क्या है, कंपनसेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस इन चीज़ों का क्या कर देती है, इंश्योरेंस करवाती है। और किसी पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि जब इंश्योरेंस कोई भी काम है 2 पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। एक तो वो होगा जो करवा रहा है, एक दूसरा पर्सन वो जो कर रहा है। यहाँ पे कहते हैं द लॉस में बी ऑफ अ लाइफ और प्रॉपर्टी। जो लॉस जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी का हो, या लॉस जो हमारा 2 टाइप का होता है, लाइफ का भी लॉस होता है और एक प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। बट द पर्सन सीकिंग कंपनसेशन मस्ट बी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर लॉस। ये कहते हैं कि जो हमारा लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी उसी की भरपाई करेगी। ये नहीं है कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, आप यहाँ पे पीछे 6 लाख का नुकसान हो गया था, तो आप ये डिमांड करोगे कि नहीं 6 लाख का नुकसान हुआ तो वो तो दोगे, पर मैंने पूरा 10 लाख का करवाया था इंश्योरेंस, तो पूरे 10 लाख रुपए दो। आप ऐसी जिद नहीं करोगे। इंश्योरेंस कंपनी लॉस के अकॉर्डिंग आपको क्लेम करेगी, मतलब आपको पैसा देगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंडेमनीफाई द पर्सन इज नोन एज द इंश्योरर। मतलब कि जिस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति को पूरा करते हैं उसे क्या कहेंगे, इंश्योरर। मतलब इस कंपनी को कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहते हैं, इंश्योरर। और द पर्सन हु इज इंडेमनीफाइड इज नोन एज द इंश्योर्ड। मतलब कि जिस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की गई है उसे हम इंश्योर्ड कहेंगे। मतलब कि एक इंश्योरेंस कंपनी है उसे इंश्योरर कहा गया है, और एक ऐसे व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपना खुद का या अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करती है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड कहेंगे। द इंश्योरेंस चार्ज द फी। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप किसी से काम करवाते हो आप कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ना, तो वो क्या करते हैं, एक फीस चार्ज करते हैं। किसके लिए, अपने उस क्षतिपूर्ति को सर्टेन करने के लिए। नॉर्मल सी बात है, अब आपकी गाड़ी है देखो 10 लाख की, आप ये तो है नहीं कि आप 10 करोड़ का इंश्योरेंस करवा सकते हो, नहीं, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस। ठीक है, उस क्षतिपूर्ति को कवर अप करने के लिए वो पीरियड भी सेटअप किया जाएगा। सो इस कारण से उसे क्या कहेंगे, जो फीस चार्ज की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, प्रीमियम। दैट मीन्स कंसिडरेशन क्या होगा, उसे रिटर्न करना पड़ेगा। किसको रिटर्न करना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है, इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉस को टेकअप कर लेगी, मतलब उसको उठा लेगी या फिर कवर अप कर लेगी। ठीक है, द वर्ड इंश्योर इज टेकन फ्रॉम द लेट मिडल इंग्लिश वर्ड इंश्योरेंस।
आपको भी पता है दो तरह की इंश्योरेंस होते हैं, आगे मैं बताऊंगी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है एज ए उसे इन्वेस्टमेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जब हम प्रीमियम फिलअप करते हैं ना, तो वो क्या है, लाइफ के एंड पर हमें क्या है वो रिसीव हो जाते हैं। परंतु जनरल इंश्योरेंस तभी मिलेगा, उसका जो अमाउंट है तभी मिलेगा जब तक कुछ घटना घटित नहीं हो जाती जिसके रिगार्डिंग आपने क्या है इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, अब आपको देखिए मैकमिलियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, एक डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। ये कहते हैं कि एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है इन विच यू रेगुलरली पे एन इंश्योरेंस कंपनी एन अमाउंट ऑफ मनी सो दैट दे विल गिव यू मनी इफ समथिंग यू ऑन इट्स डैमेज। ये कहते हैं कि अगर आपकी संपत्ति को कुछ भी नुकसान होता है तो वो उसको क्या करेंगे, भरपाई कर देंगे, उसकी जो भी खर्च मतलब नुकसान हो उसकी भरपाई कर देंगे। परंतु तभी करेंगे जब वो एग्रीमेंट फिलअप होगा। जब तक आप उसको रेगुलरली पे करते रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को वो अमाउंट मनी के फॉर्म में जो उन्होंने सेट कर रखी है अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर, अकॉर्डिंग टू सर्टेन पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे उसके अंदर आपकी डेथ होती हो या फिर किसी भी तरह की बीमारी हो या फिर किसी भी तरह से इंजर्ड हो जाते हो या चोरी हो जाती है, किसी भी तरह का लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, चोरी हो जाती है, कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है, तो इस फैक्टर के कारण सबसे पहले आपको दैट मीन्स प्रीमियम फिलअप करना पड़ेगा। देन आपके रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसके सामने आएगी, मतलब उसको पूरे लॉस को फेस करने के लिए वो उन्हें क्लेम रिसीव करवाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आपको इसके अंदर अभी भी दे नहीं रखा एक वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर क्या कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी क्या होती है, टर्म होती है, कंडीशंस होती हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती है। इसके अगर वो चीजें सभी चीज जो डॉक्यूमेंट के अंदर है कि आपको इतने टाइम पीरियड तक करना है, आपको ये कंडीशन फॉलो अप करनी है, इतने टाइम के बाद आपको प्रीमियम फिलअप करना है, अगर आप उन सभी कंडीशन को पूरी तरह से मानते हो तो क्या है, आप इंश्योरेंस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। दैट मीन्स आपने उसके अंदर हिस्सेदार नहीं कह सकते, उसे आप इंश्योरेंस कंपनी के एक क्लाइंट बन जाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे, ये आप उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर एंड फीचर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फीचर्स क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। सबसे पहले है कोऑपरेटिव डिवाइस। देखिए आपको भी पता है जैसे कि कोई भी संस्था है, कोई भी जो बिजनेस है हम जब चलाते हैं उसके वो कभी ना तो सिंगल पर्सन के थ्रू स्टार्टअप होता है, ना ही कोई एक मतलब कि एक अकेले व्यक्ति से कोई भी बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया जाता। कोऑपरेटिव होता है, मतलब कि लोगों की समूह के कारण कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस भी एक कोऑपरेटिव है, मतलब लोगों का समूह है जो इस तरह की एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और इस सर्विस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रिस्क होता है पर्सन्स के ऊपर, रिस्क चाहे किसी भी तरह का हो सकता है, उनकी मृत्यु के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी के दुकान में आग लगने के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी की चोरी लगने का सामान भी हो सकता है, या फिर जहाज़ों से अगर कोई सामान आता है, मैरिन जिसे इंश्योरेंस बोलते हैं, मैरिन के रिगार्डिंग भी इंश्योरेंस करवाते हैं लोग। उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी लॉस को कवर करने के लिए, उन्हें मिनिमाइज करने के लिए वो एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं, इसलिए उसे कोऑपरेटिव डिवाइस कहा गया है। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि इंश्योरेंस इज द कोऑपरेटिव फॉर्म इन विच द लॉस ऑफ अ पर्सन इज शेयर्ड बाय ऑल दोज पर्सन हु हैव टेकन द इंश्योरेंस। मतलब कि अगर 10 लाख का नुकसान हो गया है तो 10 लाख का नुकसान केवल एक पर्सन नहीं उसे मतलब उठा सकता, उसका जो मतलब पे ऑफ नहीं कर सकता। तो जितने भी पर्सन होंगे, मतलब कि अगर 10 पर्सन है तो सभी 10 पर्सन के अंदर ये 10 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये यही कह रहा है, शेयर किया जाएगा उस लॉस को उन सभी पर्सन के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। इट इज अ पूल ऑफ फंड क्रिएट बाय द दोज पर्सन हु हैव गॉट देमसेल्फ इंश्योर्ड। वो क्या होता है, जिस पर्सन ने अपने आप को इंश्योर्ड, मैंने भी आपको बताया था, वो पर्सन होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है। वो क्या करेंगे, पहले पूल ऑफ फंड करेंगे, मतलब कि एक प्रीमियम पे ऑफ करेंगे, देन वो क्या है रिस्क ऑफ बर्डन को कम कर सकते हैं अपने इवेंट्स को। वो चाहे डेथ का भी हो सकता है, फायर का भी हो सकता है, एक्सीडेंट, मतलब किसी भी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ रिस्क।
ट्रांसफर ऑफ रिस्क तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब अगर आपका 10 लाख में से 6 लाख का नुकसान हो गया और उसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो 6 लाख आप अपनी जेब से ना देके इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, पर वो मेजरमेंट करेगी क्या ये एक्चुअल में लॉस हुआ है, लॉस होने के फैक्टर रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस वर्ड एज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी समझाया था कि जो इंश्योरेंस जो वर्ड है क्या है, ट्रांसफर करना किसको, रिस्क को, इन विच द इंश्योर्ड पर्सन मतलब कि वो पर्सन जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा अपने रिस्क को ऑन द इंश्योरर, अपने इंश्योरर के पास, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी के पास। अदरवाइज द पर्सन हैव टू बियर द इकोनॉमिकल लॉस देमसेल्फ। अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा हो तो उसे इकोनॉमिकल लॉस खुद ही उठाना पड़ेगा। वो एग्जांपल इसलिए मैंने 2 दिए थे, मिस्टर ए ने तो खुद उठाया था और मिस्टर बी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया था। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्प्रेडिंग ऑफ अ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ अ रिस्क मतलब ये क्या है, अब यह मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो पर्सन होते हैं, काम करते हैं, वो जो लॉस होता है वो सभी के अंदर शेयर किया जाता है, पार्ट दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंश्योरेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच द रिस्क ऑफ ए फ्यू पीपल इज स्प्रेडिंग ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड द सिमिलर नेचर ऑफ प्लान। मतलब जो इन्होंने सिमिलर नेचर का प्लान कर रखा है उन सभी पर्सन्स को, मतलब कि सिमिलर नेचर मतलब इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उन्होंने अपनी भागीदारी दे रखी है, और वो भागीदारी हमारे लाइफ के अंदर है। लाइफ का अलग डिपार्टमेंट होता है, जनरल का अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर किसी पर्सन लाइफ के अंदर है तो लाइफ वालों को सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उस लॉस को, अगर जनरल है तो जनरल वालों को सभी तरह का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। नॉर्मल सी बात है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा रिस्क को लोगों के जो उसके अंदर काम करते हैं वो कम होगा। नॉर्मल सी बात है ना। अगर 10 लाख और 2 व्यक्ति हैं तो 5-5 लाख उन्हें सफ़र करने पड़ेंगे, मतलब फेस करने पड़ेंगे लॉस को। अगर वहाँ पे 100 पर्सन है तो 5 लाख से कम हो गया ना वो अमाउंट। सो इसलिए कहते हैं कि द सक्सेस और द फेलियर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लाइंट। ये कहते हैं कि जो सक्सेस होना किसी कंपनी का या कोई कंपनी का फेल होना किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। इफ द नंबर इज लार्ज, अगर उनकी नंबर क्या है, ज्यादा है, द कंपनी विल बी एबल टू स्प्रेड द लॉस ऑफ रिस्क ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड दस ही विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ देखिए फिफ्थ पॉइंट, रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन का मतलब आपने ये होता है कि जितना, मान लो कि आपकी गाड़ी 10 लाख की है, वही एग्जांपल चलेगा। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो 20 लाख का, क्या ये सही बात है? जितने की आपकी चीज़ नहीं है उससे ज़्यादा आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, क्या इंश्योरेंस कंपनी कर देगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो क्या करेगी, जिसकी जितनी वैल्यू है उस एलिमेंट की, मतलब उस प्रोडक्ट की, उस हमारे चीज़ की, हमारी सामान का, उसके अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस करेगी। और इंश्योरेंस करने के बाद वो जो प्रीमियम सेटअप किया जाता है, जो आपको मंथली पे ऑफ करना पड़ता है, क्वार्टरली पे करना पड़ता है, वो भी हमारे इंश्योरेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ प्लान इज लॉन्च बाय द कंपनी, जब कंपनी के द्वारा प्लान को लॉन्च किया जाता है, मतलब कि लोगों के सामने लाया जाता है, इट हैज टू बी फिक्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इसके अंदर क्या है, अमाउंट को क्या है, फिक्स किया जाता है। द प्रीमियम चार्ज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ रिस्क। सॉरी, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है आप उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि जो हम फ्लुएंट से बोलते रहते हैं तो उसके अंदर कई बार वर्ड्स जो है स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, सो थोड़ी बहुत जो गलती मेरी माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट रही हूँ। अभी मैं फिलहाल मैं भी पढ़ रही हूँ आपकी तरह ही। सो यहाँ पे कहा गया कि जो रिस्क है, रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है हमारा प्रीमियम की अमाउंट। ठीक है, इफ द रिस्क इज हाई, अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रीमियम की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। अगर रिस्क कम है तो प्रीमियम की अमाउंट भी कम होगी। दैट्स वाई, यही कारण है द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चार्ज द हायर प्रीमियम फ्रॉम द ओल्ड एज पर्सन। यहाँ पे तो कार गाड़ियों का भी हो सकता है, और यहाँ मैं एक बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब एक दादाजी है, उनका इंश्योरेंस करवाऊं, और एक बच्चा है उनका इंश्योरेंस करवाऊं। बीमार सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं। आपके घर में भी दादाजी है, मेरे घर में भी है, जो उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एक्सपेंसिव है पर्सन ही, और ये कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इसके इंश्योरेंस के करवाने में हमारा प्रीमियम जो है ज़्यादा अमाउंट लगेगी, इसके में कम अमाउंट लगेगी। तो यही कह रहे हैं, जो चार्ज कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो चार्ज करती है हाई प्रीमियम किसकी, ओल्ड एज पर्सन की, और लो प्रीमियम चार्ज करती है किसी बच्चे की या फिर किसी यंग पीपल्स की। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक कंसिडरेशन है जो आपको, कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू मेक गुड द लॉस। मतलब कि अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है और प्रीमियम आपको पहले पे अप करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि द पर्सन हु इज गोइंग टू इंश्योर्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि इंश्योर्ड
होने जा रहा है, मतलब कि जो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है, हैज टू पे एन अमाउंट फॉर द कवरेज ऑफ अनफोर्सीन रिस्क, सॉरी, अपने जो रिस्क को कवर अप करने के लिए वो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है, तो जो अमाउंट है उसे पे करनी पड़ेगी। उस अमाउंट को क्या कहेंगे हम? प्रीमियम कहेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। नॉर्मल सी बात है, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह की प्रीमियम है, कैसे क्या कुछ है। तो कहते हैं कि द एज, अमाउंट ऑफ रिस्क, कवरेज, कवर्ड, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि एज देखी जाएगी अगर लाइफ का करवा रहे हैं, तो अगर कोई जनरल है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट देखी जाएगी, कॉस्ट देखी जाएगी। इंश्योरेंस इज अ सर्विस। इंश्योरेंस क्या है? एक सर्विस है।